नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका इकोनॉमिकम के ताज़ा संस्करण में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं, अर्थात की नई किस्त लेकर। इकोनॉमिकम के पिछले संस्करण में आपकी प्रतिक्रियाएं उत्साहवर्धक थीं। बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, बहुत सारे सवाल आपने लिथियम से जुड़े पूछे हैं। उन सवालों को आज हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। कार्यक्रम में आपके सवाल होंगे, अंशुमान जी उनका जवाब देंगे। इसके अलावा कार्यक्रम में होगा अर्थात आपकी इनकम की बात। आपके लिए एक खास किताब अंशुमान जी बताएंगे कि फिर लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, आप इस पर कौन सी किताब पढ़ सकते हैं। और चलते चलते आपको यह भी बताया जाएगा कि किस्सों के सिक्के में इस बार कौन सी कहानी अंशुमान जी ने पिरोई है। अब बात करते हैं आज के इकोनॉमिकम की और आज के अर्थात की। इस हफ्ते अंशुमान जी ने अर्थात का मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा छुआ है, एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसके इर्द गिर्द इस समय वर्तमान की पूरी राजनीति घूम रही है। लोग अपने अपने ढंग से उसको परिभाषित कर रहे हैं, लोग अपने अपने ढंग से उसके उदाहरण दे रहे हैं। क्या मुद्दा है ये अंशुमान जी से ही समझते हैं। सर, क्या मुद्दा चयन किया है आपने, क्या मुद्दा है दर्शकों के लिए? पर्दा हटाइए उससे। शुभम, इकोनॉमिकम में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। मनी 9 का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे तत्काल डाउनलोड कर लें। हमारी टीम हमसे लगातार ये बात कह रही कि इकोनॉमिकम को अब ऐप के ऊपर थोड़ा और पहले अपलोड किया जाए और उसके बाद यूट्यूब पर डाला जाए। पता नहीं हमारी टीम क्या डिसाइड करेगी कि इसे ऐप पर कब तक डाला जाए, लेकिन अगर मनी 9 का ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे तो शायद इकोनॉमिकम आपको वहाँ काफ़ी पहले देखने को मिल जाएगा यूट्यूब की तुलना में। और जैसा शुभम ने कहा, हम लिथियम पर आप सबकी प्रतिक्रियाओं के लिए आभारी हैं। उस पर बहुत सारे सवाल और बहुत सारी दिलचस्प इनसाइट्स हमें आपके सवालों से और आपकी टिप्पणियों से मिली, और आप इस तरह से टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं देते रहिए ताकि हमें समझ में आता रहे कि हम जो कर रहे हैं उसमें और बेहतरी कैसे की जा सकती। अब आज इस बार का विषय शायद हमारे आसपास सबसे ज़्यादा चर्चा वाला विषय है, और जिस चर्चा वाले विषय पर हमें लगा कि हम इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा करें और आपके दिमाग में उठ रहे सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करें जो आपके दिमाग में होंगे। आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या भारत की सरकारें मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटती हैं? क्या भारत की सरकारें मुफ्त में सब्सिडी बांटती हैं? क्या भारत की राज्य सरकारें जानबूझकर ऐसी चीज़ों पर लोगों को सुविधाएँ देती हैं जिसके बाद उनकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर ख़राब असर पड़ता है? ये रेवड़ियाँ क्या हैं, ये फ्रीबीज़ क्या हैं, इनका सबका हिसाब क्या है? और यहाँ से हमको एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का अंतर्विरोध शुभम इसमें मिलता है। हम शुरुआत करेंगे एक वाक्य पढ़कर। उस वाक्य को पढ़कर आपको क्या समझ में आया आप अंदाज लगाइएगा। हम शुभम से भी पूछेंगे कि शुभम को इस वाक्य को पढ़कर क्या समझ में आया, क्योंकि पूरी बहस बेहद दिलचस्प है, बड़ी मज़ेदार बहस है। सब्सिडी रेवड़ियों को लेकर अलग अलग सरकारें अलग अलग ढंग से बात करती हैं, सब एक ही जगह खड़ी हुई हैं। अगर मैं कहूँ कि पूरी जो बहस चल रही है उस बहस को अगर मैं 2 या सवा 2 वाक्यों में बांधने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से कहा जाएगा कि सभी सब्सिडी या रेवड़ियाँ या गजक जो आप कहें वो एक समान बुरी हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। यानी सरकारें जो भी चीज़ें फ्री में बांट रही हैं इनको सबको बंद कर देना चाहिए, लेकिन कुछ अच्छी रेवड़ियाँ भी हैं, इन्हें जारी रखना चाहिए। अब आपको इस वाक्य से क्या समझ में आया? सर, ऐसा ही लग रहा है कि ना तुम गलत ना मैं सही। हाँ, लेकिन आपको इस वाक्य से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वाक्य एक तरफ ये कहता है कि सब बुरा है और दूसरी तरफ कहता है उसमें कुछ अच्छा है। ये लगभग वैसा ही है जैसा अगर आप थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे। जो लोग नियमित पढ़ते रहते हैं उन्हें जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म याद आ जाएगा। एनिमल फार्म में जॉर्ज ऑरवेल ने लगभग ऐसी ही बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। हम एनिमल फार्म पे नहीं जाएंगे, वो काफ़ी जाना पहचाना सा उपन्यास है, कई संदर्भों में इस्तेमाल होता है। पर अगर उसकी कहानी से आप परिचित हैं और इस वाक्य के पैराडॉक्स और व्यंग्य से परिचित हैं तो आप इसे करीब से समझ सकते हैं। और वही परिस्थिति भारत में इस लोक लुभावन अर्थशास्त्र के आसपास बनती दिखाई दे रही है। लोक लुभावन के अर्थशास्त्र में प्रत्येक राजनीतिक दल ऐसा हमाम है जिसमें सब नहा रहे हैं, लेकिन इसमें अब बहस क्या है? नहीं, मेरे दाग अच्छे हैं, आपके दाग ज़्यादा बुरे हैं। यानी मेरे पास जो दाग है वो जेन्युइन है, सही है, क्योंकि वो लोगों की मेहनत करते हुए लगा है, और आपके पास जो दाग लगा हुआ है वो गलत है, क्योंकि आपने लोगों का नुकसान किया है। देश को आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी समय में किसी भी दल की किसी भी सरकार ने ये नहीं बताया कि कौन सी सरकारी सुविधा या दया रेवड़ी है और कौन सी रियायत वैक्सीन है, किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, क्यों उसे देना चाहिए, उसके देने के क्या लाभ हैं, हमें आज तक कभी नहीं बताया गया। लेकिन अब सरकार ने कहा है, जब सारी चर्चा हुई हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री की टिप्पणियों के बाद, और फिर वित्त मंत्री आई और वित्त मंत्री ने जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि सब्सिडीज़ पर सरकारों के बजट
के लोक लुभावन हिस्सों पर बहस होनी चाहिए ईमानदारी से, तो हम बहस शुरू करते हैं और हम साफ करते हैं आपके दिमाग का वो में उठ रहे सवालों का जाला, और हम आपको बताते हैं आप उस सच से सामना करिए, उस सच से आंख मिलाइए जो भारतीय राजनीति की सब सर्वदलीय पहचान है। ये पहचान किसी एक दल में पे केंद्रित नहीं। तो हम बहस करते हैं और इस बहस में आपको बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे जो आपको दिखाई देंगे, ताकि जब आप किसी भी माध्यम पर इस बहस में भाग लें तो आप सवाल पूछ सकें, आप बता सकें कि हो क्या रहा है देश में और ये बहसें कैसे भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की राजनीति में उन तथ्यों से दूर भाग जाती हैं जिनसे हमें आंख मिलाने की या सामना करने की भी जरूरत है। सर, कौन सी रेवड़ियां सही हैं, कौन सी गलत, या कौन सी रियायतें सही हैं, कौन सी गलत, इस पर इतनी उलझन है क्यों? इसमें इतनी उलझन शुभम इसलिए है क्योंकि सरकार का एक हाथ दूसरे हाथ के बारे में क्या सोचता है किसी को पता नहीं। रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल बार बार, रेवड़ी का अर्थ रेवड़ी नहीं है, क्योंकि सरकार ये एक किस्म का क्लिशे है कि सरकारों की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं जिन्हें वो कभी बहुत अच्छी मानती हैं अपने देश अपनी राजनीति के लिए, कभी उनको रेवड़ी की श्रृंखला में डाल देती हैं। यही हमारी बहस है समझने के लिए। इसके दो ताजा उदाहरण हम आपको देते हैं और आपके लिए भी चुनना मुश्किल हो जाएगा, हमारे लिए भी चुनना मुश्किल था, शुभम के लिए भी चुनना मुश्किल था कि हम इसे सही माने या गलत माने, क्योंकि आप अगर अपने राजनीतिक चश्मे से बाहर निकले तो ये लगभग वैसी ही बात है जैसी जॉर्ज ऑरवेल ने अपने फॉर्म में कही थी। अब सबसे पहले मिलते हैं सरकार के थिंक टैंक से, नीति आयोग से। सरकार का सबसे उम्दा थिंक टैंक है। बीते साल नीति आयोग ने 2 सुझाव दिए, पब्लिक डोमेन में है, चर्चा में है। नीति आयोग ने फरवरी में यह कहा पिछले साल कि खाद्य सब्सिडी का बिल कम करना जरूरी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके तहत लगभग 67% आबादी कवर होती है, जिसे सुविधा मिलती है, इसमें ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों की संख्या को 90 करोड़ से घटाकर 72 करोड़ पर लाना होगा। इससे सालाना 47,229 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये बात भारत के नीति आयोग ने कही, जिसमें सरकार के सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग शामिल हैं। नीति आयोग को सुझाव सरकार की मेज पर आया। दूसरा सुझाव नीति आयोग ने इस साल जून में दिया। उसने ये कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार की सब्सिडी 2031 तक जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर बैटरी की लागत में हर साल 8% कमी आती है तो दोपहिया वाहनों की बिक्री 2031 तक 2 करोड़ वाहनों तक पहुंच जाएगी। यही एक ही नीति आयोग है जिसने कहा खाद्य सब्सिडी में कमी करिए और इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को बढ़ाकर जारी रखिए। अब आप कौन सी सब्सिडी चुनेंगे? खाद्य सब्सिडी चुनेंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी चुनेंगे? अब आप पड़ जाएंगे उलझन में कि सरकार कैसे सोचती है, ये कैसे तय करना कैसे आसान है, आप क्या चुनेंगे। बहस को थोड़ा और भीतर जाकर समझते हैं कि कैसे सरकारें सब्सिडी को देखती हैं और किन साइलोज में, छोटे छोटे खानों में बैठकर सरकार के विशेषज्ञ सुझाव देते हैं और उनका मतलब लोगों को तक कैसे पहुंचता है। इस बार सरकार ने, इस साल अप्रैल में सरकार ने कहा, धर्मशाला में एक बैठक लगी जिसका चर्चा हम इससे पहले भी करते रहे, कि राज्यों के बजट घाटे बुरी तरह बढ़ रहे हैं, उनके कर्ज खतरनाक स्तर तक जा रहे हैं, उन्हें अपनी सब्सिडी कम करनी चाहिए और जो राज्य सरकारें अपनी सेवाएं देती हैं उन पर उन्हें फीस में बढ़ोतरी करनी चाहिए। ये सिफारिश केंद्र सरकार की तरफ से, ये नसीहत केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दी गई। तो अब आप सवाल उठा सकते हैं कि घाटा तो केंद्र का भी कम नहीं है, अगर राज्य सरकारों का है तो केंद्र सरकार का भी घाटा रिकॉर्ड पे है, तो फिर उद्योगों को 1.11 लाख करोड़ रुपए की टैक्स रियायतें बजट के भीतर क्यों दी जा रही हैं? बजट के स्टेटमेंट में कहता है कि सरकार हर साल उद्योगों को कितनी टैक्स रियायतें देती है, इन टैक्स रियायतों के बदले भारत में कितने जॉब्स आते हैं, कितने रोजगार आते हैं, इसके बारे में हमें कभी नहीं बताया गया। अब ये चुनना बड़ा मुश्किल है शुभम कि कौन सी रेवड़ी विटामिन है और कौन सी रिश्वत है। किसे आप रिश्वत कहेंगे चुनाव जीतने के लिए दी गई और किसे विटामिन कहेंगे। और जब ये बहस तीखी हुई तो सरकार असहज दिखाई दी, तो सरकार ने कहा नहीं ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन कई स्थितियों में कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं और बुरी हो सकती हैं सरकार के बजट में सब्सिडी के हिसाब से। अब जैसे मसलन 68,000 करोड़ रुपए की सालाना किसान सम्मान निधि को किस दायरे में रखेंगे आप? इसे आप जरूरी मदद मानेंगे सरकार की तरफ से भारत में कमजोर आय वर्ग के किसानों के लिए, या इसे चुनावी रिश्वत मानेंगे? तो फिर 14 उद्योगों को 1.97 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हैं उनको क्या मानेंगे हम? आप इसे बजट से आते, एक ही बजट से किसान सम्मान निधि आती है और उसी बजट से PLI आता है जो सरकार की सबसे फ्लैगशिप स्कीम है भारत में निवेश बढ़ाने के लिए।
तो ये दुविधा इतनी जटिल है कि सरकारें खुलकर इस चीज पर बहस नहीं करना चाहती। जो आपका सवाल था ना कि तय करना क्यों मुश्किल है, ये तय करना हमारे आपके लिए क्या मुश्किल, हम लोग तो रिसीविंग एंड पर, सरकार के लिए भी तय करना मुश्किल है कि उसके बजट के एक पन्ने के ऊपर जो चीज जरूरी बताई जाती है, दूसरे पन्ने पर वही चीज सब्सिडी बताई जाती, और यह दुविधा जानबूझकर भारत के बजटों में लंबे समय से तैयार चल रही है। सर, जैसे ही सब्सिडी का या रेवड़ियों का जिक्र आता है, पहला शब्द अगर सब्सिडी है तो दूसरा शब्द होता है बजट। तो अगर बजट की रोशनी में देखें तो इन रेवड़ियों का, इन सब्सिडीज का भार है कितना केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बजटों पर? ये बात तो हमारे लिए यहां से बहस को के और परतें खोलने की जरूरत है। जब मुफ्त रेवड़ियां बांटने की बहस शुरू होती है और आप आईना दिखाना शुरू करते हैं कि ए स्टेट ने इतनी सब्सिडी दी और बी स्टेट ने इतनी सब्सिडी दी और दोनों में अलग अलग केंद्र सरकारें हैं, तो फिर एक तर्क उभरता है भीतर से, यह तर्क उभरता है कि सब्सिडी को इस तरह से खारिज मत करिए भाई, यह तो जरूरी है, यह देखिए कि उसका फायदा कितना हुआ, किस रियायत का, किस सुविधा का कितने लोगों को फायदा हुआ। और यह समझने के लिए हमें इस बोझ के जो बड़े आंकड़े हैं इसे पकड़ना जरूरी, जिससे हमें पता चलेगा कि दरअसल भारत के अब में पूरे सब्सिडी का जो संसार है ये कितना बड़ा है, इसमें कितना खर्च है। इस वित्त वर्ष में 2022-23 में बजट के आंकड़े बताते हैं कि केंद्र सरकार का सब्सिडी बिल 4.33 लाख करोड़ रुपए होगा। टोटल सब्सिडी का बिल है, जिसमें खाद्य और उर्वरक के अलावा सरकार 36,000 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट सब्सिडीज भी दे रही है, जिसमें मुद्रा योजना भी शामिल है, जिसमें छोटे उद्योगों को मिलने वाली ये वो सब्सिडीज का नया संस्कार है, नया अवतार है जो आया है, जिसमें केंद्र सरकार बैंकों को पैसा देती है ब्याज दरें कम करने के लिए, सस्ता कर्ज देने के लिए, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंस्टेंट सब्सिडी देती है। इसके अलावा केंद्र सरकार की करीब 740 के आसपास योजनाएं हैं जिन पर 11.81 लाख करोड़ रुपए का आवंटित बजट है और 4.33 लाख करोड़ की सब्सिडी है। अब इनमें कौन सी योजनाएं जरूरी हैं और कौन सी योजनाओं में रेवड़ित्व है, इस पर आप बहस कर सकते हो, लंबी बहस कर सकते हो कि किस योजना को आप रेवड़ी की श्रृंखला की सीमा में डालेंगे और किसको सरकार के कल्याणकारी राज्य का दायित्व मानेंगे, वेलफेयर स्टेट का हिस्सा मानेंगे। इसका कोई पैमाना बजटों ने आज तक कभी तय नहीं किया बहसों में, और यह बहस जब आप इसे सुने और इसके बाद इस पर चर्चा करें तो यह पैमाना जरूर तय होना चाहिए। इस पर हम आगे भी आएंगे, पर आपके सामने कोई राजनेता हो, उससे बात हो सके तो आप पूछिए और समझने की कोशिश करिए कि 740 स्कीमों के परिवार में कितनी स्कीमें ऐसी हैं जो अनिवार्य हैं, उन्हें आप खारिज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या कौन सी ऐसी जिनमें आप ये मानते हैं कि वो सब्सिडी है। और इसीलिए सरकारें स्कीमें लॉन्च करती है, फिर अचानक 1-2-3 साल बाद बजट में आके कहती है इसको हमने बंद कर दिया, स्कीम को, इसको हमने मर्ज करके दूसरी चीज में मिला दिया। अब आप यहां सवाल शुभम पूछ सकते हैं कि स्कीम अगर लॉन्च हुई थी तो वो बंद क्यों की गई? अगर वो बंद की गई या उसे विलय किया गया तो उसकी सफलता का कोई रिपोर्ट कार्ड हमें देश को दिया गया, क्योंकि हमारे टैक्सपेयर्स के पैसे से चलाया गया। तो सरकार एक्स स्कीम लॉन्च करती, 5-6 साल चलाती, फिर उसको मर्ज करके दूसरी स्कीम के भीतर ले आती, उसका नाम बदल दिया जाता है, उसकी पैकेजिंग बदल दी जाती है। अब केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जो, ये तो 740 स्कीमें सेंट्रल सेक्टर की स्कीमें हैं जो केंद्र सरकार सीधे खुद लागू करती है। इसके अलावा दूसरा हिस्सा आता है केंद्र प्रायोजित योजनाओं का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की, जिसमें पैसा केंद्र सरकार देती है, उसे लागू राज्य सरकारें कहते हैं। इस साल के बजट में इनकी संख्या घटाकर 130 से 70 के आसपास की गई। ये बड़ा कट था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की संख्या में बड़ी कटौती इस साल के बजट में की गई। लेकिन एक दिलचस्प बात देखिए, स्कीम की संख्या कम हुई लेकिन एलोकेशन बढ़ गया, यानी नंबर ऑफ स्कीम्स कम हुई पर पिछले साल 3.83 लाख करोड़ रुपए के आसपास का खर्च था, इस साल 4.42 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी सरकार ने स्कीमों की संख्या तो कम कर दी पर उन पर आवंटन बढ़ा दिया। तो मूलतः जो खर्च बचाने की कवायद थी वो इससे उसका कोई फायदा नहीं, उसमें खर्च में कमी नहीं दिखाई दी। केंद्र सरकार के बजट का करीब 2020 का आंकड़ा हमारे पास है, करीब 30% हिस्सा सब्सिडी और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों पर खर्च होता है केंद्र सरकार के टोटल बजट का, और जबकि 10% हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक राज्य सरकारों को संसाधनों के हस्तांतरण के तौर पर जाता है। सर, ये केंद्र सरकार से प्रायोजित स्कीमों की बात होगी, राज्यों पर नजर डालने वहां क्या हाल है? राज्य में तो अनंत है, राज्यों में तो राज्य स्तरीय योजनाओं का नंबर अंबार ही है। आपके अभी तो सरकार की तरफ से कोई डैशबोर्ड और डेटाबेस भी नहीं मिलता है कि भारत में कितनी सारी राज्य सरकारों में कितनी स्कीमें। कई तो स्कीमें स्पष्ट रूप से केंद्र के राज्य की स्कीमों का दोहराव है, दोबारा सरकारें दे रही हैं, जैसे कि आप किसानों को दी जाने वाली सहायता स्कीमों को देख लीजिए। अब उसमें से कितनी स्कीमों का आर्थिक तर्क है
कितनी स्कीमों का सामाजिक तर्क है और कितनी स्कीमें सिर्फ राजनीतिक हैं, या कितनी स्कीमों में 70 से 80% पैसा सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, कोई सरकार आपको बजट में इस तरीके का हिसाब नहीं देती। तो उन्हें रेवड़ी माना जाए या उन्हें वेलफेयर स्टेट की जरूरत है, दायित्व माना जाए, इसकी विभाजक रेखा बहुत ही धुंधली है, बेहद धुंधली है। अब जैसे राज्यों में 2020-21 का जो आंकड़ा हमारे पास है, ऐसा खर्च जिसे स्पष्ट रूप से आप सब्सिडी के दायरे में रख सकते हैं, वो 2.38 लाख करोड़ रुपए था, जिसे आप राज्यों के बजट में सब्सिडी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे केंद्र में तो घोषित सब्सिडी का एक मद है, राज्य सरकारें तो बताती नहीं कि उनकी सब्सिडी कितनी है। केंद्र सरकार के बजट में तो एक चैप्टर होता है, एक हिस्सा होता है जिसमें केंद्र सरकार अपनी सब्सिडी की घोषणा अलग से करती। तो इसलिए हमें राज्य सरकारों के बजट में भीतर घुसकर एक खंगालना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ऐसा आंकड़ा करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए है। 2018-19 के मुकाबले यह खर्च करीब 12.7%, 13% के आसपास बढ़ा है, जबकि इस दौरान राज्यों के रेवेन्यू में केवल 1% की बढ़ोतरी हुई। यानी ये जो सब्सिडी वर्ग का या रेवड़ी वर्ग का, जिसे आप रेवड़ी वर्ग कहें, रेवड़ी वर्ग का खर्च है, वो राज्यों के राजस्व की तुलना में करीब 12-13 गुना ज्यादा बढ़ा है। इसलिए राज्यों के टोटल अपने आंकड़ा आपके सामने है आरबीआई की रिपोर्ट से, इसलिए राज्यों के टोटल राजस्व में सब्सिडी का हिस्सा बढ़ के अब 19% के आसपास पहुंच गया, 19.2% के आसपास हो गया है। सर, कोई सरकारी स्कीम या सब्सिडी बुरी है या अच्छी, इसको नापा कैसे जा सकता है? इसको ऐसे नापा जा सकता है कि उसका फायदा कहां तक पहुंचा, कितने लोगों तक पहुंचा, या फायदा हुआ भी कि नहीं हुआ। इसकी पैमाइश अगर करनी हो तो कैसे की जा सकती है? यही हमारे सवाल का शुभम, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहस जहां टिकनी चाहिए। और जो लोग सब्सिडी पर एक राजनीतिक रूप से बहस शुरू करते हैं, वो उन्हें सबसे पहले सामने आकर इसका हिसाब देना चाहिए। NIPFP ने 2016 में एक अध्ययन किया था, उसके बाद तो कोई अध्ययन भी नहीं आया। वही अध्ययन रेफरेंस में हमारे पास उपलब्ध होता है। NIPFP ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड पॉलिसी, जो प्रतिष्ठित सरकारी अर्ध सरकारी शोध संस्थान, उसने बताया था कि खाद्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा सारी सब्सिडीज अनुचित हैं, इनकी जरूरत नहीं है। सिर्फ शिक्षा सस्ती रखी जानी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी सस्ती रखी जानी चाहिए, और जरूरतमंदों को सस्ता अनाज देना चाहिए। ये सब्सिडीज अनुचित है। ये 2016 का पैमाना था, जिसके आधार पर पैमाना क्या था, रिसर्च के सामने तो आया था। उनका मानना था, और ये बात आर्थिक तर्क पर भी जायज है, कि वही सोशल ट्रांसफर्स या उसी तरीके के हस्तांतरण बजट से बेहतर हैं जो लोगों की इनकम बढ़ाते हों और बाजार में डिमांड जनरेट करते हों, ताकि रोजगार बढ़ना शुरू हो। ये एक संतुलित और पारदर्शी बजट व्यवस्था की जरूरत है 2015-16 में। और इसलिए NIPFP ने अपने उस पर्चे में और उससे पहले के भी कई अध्ययनों में भारत में सब्सिडीज को 2 वर्गों में बांटा गया था। एक मेरिट सब्सिडी होती थी और एक नॉन मेरिट सब्सिडी होती थी। मेरिट सब्सिडी को आप रेवड़ी नहीं कह सकते, वेलफेयर स्टेट की ड्यूटी कह सकते हैं, और नॉन मेरिट सब्सिडीज को आप रेवड़ी कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा विभाजन कभी बजटों के भीतर नहीं आया। ये एकेडमिक चर्चाओं में, व्यवहारिक बाहर की चर्चाओं में, विश्लेषणों में तो होता रहा, पर सरकार ने कभी हमें नहीं बताया कि राज्यों और केंद्र में मेरिट सब्सिडी की कैटेगरी में कौन से खर्च आते हैं और नॉन मेरिट सब्सिडी की कैटेगरी में कौन से खर्च आते हैं। पर जो अध्ययन हमारे पास उपलब्ध था, उस हिसाब से जो GDP के अनुपात में नॉन मेरिट सब्सिडीज थी, वो 4.5% थी लगभग। नॉन मेरिट सब्सिडीज थी। पुराना आंकड़ा हमारे पास 2015-16 का NIPFP के उस पेपर से निकल कर आया, जो आपके सामने दिखता है, करीब 4.5% के आसपास थी। और राज्यों में इसकी संख्या सबसे ज्यादा थी, क्योंकि नॉन मेरिट सब्सिडी सबसे ज्यादा दे रहे हैं। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन कंपनियों को मिलने वाली टैक्स सब्सिडी की कोई गणना नहीं करता। और यह सबसे कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल सब्जेक्ट है भारत के सब्सिडी स्ट्रक्चर का कि हम उन सब्सिडीज को तो काउंट करते हैं जो सरकार के खर्च के जरिए दी जाती, पर जो सब्सिडीज रिसीट बजट के पार्ट से दी जाती हैं, यानी जो रियायतें दी जाती हैं कंपनियों को, उनकी एफिकेसी क्या है, इसको नापने का हमारा कोई तरीका नहीं। चुनौती शुभम यह है कि भारत में कभी भी सरकारें रियायतों की और स्कीमों की कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करती। जो एक छोटा सी कंपनी भी करती है खर्च करने के बाद कि उसकी कॉस्ट बेनिफिट क्या हुआ, जो कॉस्ट हमने लगाई उसका फायदा हमें क्या मिला। हमें यह पता ही नहीं होता कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है उससे कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, उसका फायदा कहां हो रहा है, और उससे हम टेंजिबली, स्थायी तौर पर, ठोस तौर पर कैसे नाप लें। तो यही स्थिति उन स्कीमों और खर्चों को लेकर है जिन्हें आप सरकार के वेलफेयर स्टेट के जरूरी खर्च मानते हैं, और यही स्थिति उन टैक्स सब्सिडीज के ऊपर है जो रियायतों के तौर पर, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के तौर पर, इंसेंटिव्स के तौर पर कंपनियों को, यहां तक कि मध्यवर्गीय टैक्स धारकों को भी TC वगैरह की जो रियायतें दी जाती हैं।
होता है कि पूरा तमाशा टैक्स पेयर की मनी पर होता है, वो पैसा देता है, जो सरकार के पास कम पड़ता है वो हमारी बैंकों में जो रखी हुई बचत है उससे कर्ज लेके वो सरकार उसका इस्तेमाल कर सकती है। देश के लोगों को कभी ये पता नहीं चलता कि उनके नाम पर या उनके नाम पर, उनके टैक्स और उनकी बचत के नाम पर जो रियायतें दी जा रही उससे उन्हें खुद कितना फायदा हुआ, या चलिए उनको अगर नहीं हुआ है तो समाज का जो सबसे कमजोर तबका जिसके नाम पर इस रियायतें या राहतें दी जा रही उसे कितना लाभ हुआ। अब इसके कुछ आंकड़े हम देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि आकलन है सरकार के पास, वास्तविक तथ्यात्मक आकलन है, और जिनसे हमें रोशनी में दिखाई देगा कि ये पूरी बहस किस दिशा में चली जाती है। मेरे दाग अच्छे तुम्हारे दाग अच्छे, बल्कि हमें देखना चाहिए कि दोनों के दाग कितने गहरे हैं। आर्थिक समीक्षा ने 2016-17 में हमें बताया कि 40% लक्षित टारगेटेड राशन प्रणाली जो अब मुफ्त अनाज के स्तर तक और कोविड के बाद बहुत बड़े पैमाने पर 60-65% आबादी को कवर करती है, उसका लाभ 40% लोगों को नहीं मिलता। जिनको टारगेट करते हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसमें से भी 40% लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता। 65% जरूरतमंद लोगों को मनरेगा का फायदा नहीं मिलता। इस पर हम विस्तार से मनरेगा पर एक शो भी कर चुके हैं अपने आप इकोनॉमिकम में, कि मनरेगा में अब औसत जो सालाना जॉब देने की दर है वो घटकर 25 दिन और 20 दिन के आसपास आ गई है, जबकि साल भर में 180 दिन के रोजगार देने की बात थी, 45 दिन 50 दिन से ज़्यादा तो कहीं एवरेज नहीं है। 6 प्रमुख स्कीमों का आकलन किया था इकोनॉमिक सर्वे ने 2016-17 में। उसमें आवास योजना, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ग्रामीण सड़क, मनरेगा और स्वच्छ भारत की योजना थी। इसका फायदा, सबसे कम फायदा शुभम उन जिलों को मिला जहां सबसे ज्यादा गरीब आबादी है, यानी जिन जिलों में सबसे ज्यादा पॉवर्टी है, सबसे ज्यादा पिछड़े लोग हैं, जहां सबसे ज्यादा गरीब बसते हैं, वहां इन स्कीमों के फायदे सबसे कम पहुंचे, जबकि सबसे ज्यादा वहां पहुंचने चाहिए। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है और पब्लिक डोमेन में है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर हम माने कि NFPFP का आंकड़ा भी था, अभी हाल में जब डिबेट शुरू हुई सब्सिडी पर और सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई तो उसमें कहा गया कि सब शिक्षा और स्वास्थ्य सामाजिक जरूरत है और सरकार का वेलफेयर स्टेट का दायित्व है, 100% दायित्व। इस पर हम आगे बात करेंगे कि यही होना भी चाहिए वेलफेयर स्टेट की तरफ से, लेकिन इसके नाम पर भारी टैक्स भी लगता है। हम हेल्थ और एजुकेशन से देते हैं। आप एक पैरामीटर भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे का उठाकर देख लीजिए, 1000 आबादी पे 0.6 बिस्तर है भारत में। इतना टैक्स देने के बाद ज़्यादातर अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जो निचले स्तर पर उनमें ICU की सुविधा नहीं है। 1 लाख स्कूलों में केवल 1 टीचर है, ये सरकार का आंकड़ा बताता है। 4 लाख स्कूलों में केवल 2 टीचर हैं। 50 स्टूडेंट्स पर 1 शिक्षक का रेशियो दिखता है। ठेके पर टीचर भर्ती किए जाते हैं जिन्हें रेगुलराइज करने के लिए लगातार आंदोलन होते रहते हैं। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था में खासतौर से निचले स्तर पर अगर आप माध्यमिक और उसके नीचे की स्थिति में देखें तो स्कूल हैं तो टीचर नहीं है, और स्कूल के भवन है तो उसमें पढ़ने वाले छात्र नहीं है, स्थिति है। नई शिक्षा नीति कहती है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई, जिस पर काफ़ी चर्चा हो, कहती है कि ग्रेजुअली और बहुत तेज रफ्तार से भी भारत में खर्च को GDP के, पढ़ाई पर खर्च में GDP के अनुपात में जो आज 3% है, इसे 6% और सरकारी खर्च के अनुपात में 10% से बढ़ाकर 20% किया जाएगा। यानी 2 गुना करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है GDP के अनुपात में शिक्षा पर खर्च को, और सरकार के खर्च के अनुपात में 20% को। लेकिन 2014 से 2019 के बीच सरकार के कुल खर्च में शिक्षा का हिस्सा घट के 4.14% से 3.40% रह गया। यानी सरकार का खर्च बढ़ा, शिक्षा पर खर्च कम हुआ। और अगर यह खर्च बढ़ाया जाना है और सरकार के पास संसाधन नहीं है तो सिवा नए टैक्स लगाए बिना आप अगर नई शिक्षा नीति का आधा भी मंजिल पूरा करना चाहते हैं तो सरकार को नए टैक्स लगाने पड़ेंगे, तभी वो शिक्षा पर ये खर्च दे पाएगी। सर, आपने शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात की, लेकिन इन दिनों बिजली सबसे ज़्यादा चर्चाओं में। बिजली प्रमुख राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, या कहिए कि वो भी बड़ी ज़रूरी वाली है, वो दी जा रही है। बिजली का क्या स्यापा है? हाँ, ये स्यापा सबसे बड़ा है और यहीं से पूरी बहस शुरू होती बिजली को लेकर, क्योंकि बाकी सब्सिडीज पर तो कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता और आंकड़े भी सरकारें नहीं देती। बिजली की सब्सिडी भारत के इकोनॉमिक सिस्टम का सबसे खराब और सबसे विद्रूप सच है, और यह सच हमारे लिए समझना जरूरी, क्योंकि आज हम फिर उसी स्थिति में खड़े हैं जहां 5 साल पहले थे। यह सुधार कभी सफल नहीं होता। भारत का सबसे अभिशप्त हिस्सा है ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हिसाब से, चीज़ों को बदलने के लिहाज से। बिजली वितरण कंपनियों को बदलने के लिए उदय स्कीम आई, औंधे मुंह गिरी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो ज़्यादातर राज्य अपने यहाँ बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण की सुविधा सुधार सके, और ना ही वो जो ट्रांसमिशन और लॉसेस थे उनका
लक्ष्य उनको जो कम करने का लक्ष्य रखा गया था उसे पूरा कर सके। सब चीज़ें वहीं पहुंच गई जहां उदय के समय जितने घाटे उदय के समय थे लगभग उतने ही बल्कि उससे ज़्यादा घाटे इस समय डिस्कॉम्स के पास फिर आकर खड़े हो गए, जबकि इतना पैसा उदय की तरफ से सरकार ने बजटों में व्यवस्था की, बदलाव किया, उससे कुछ नहीं हुआ। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2019 में बिजली की आपूर्ति की लागत में सीधी बढ़ोतरी दर्ज की, यानी कि उनकी कॉस्ट ऑफ सप्लाई बढ़ी। उस हिसाब से उनके टैरिफ या उनकी की बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई। अब बिजली दरों का पूरा ढांचा भयानक रूप से सब्सिडी केंद्रित है और इसमें पूरा देश 27 राज्यों ने 2020-21 में 1.32 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी बांटी बिजली पर, 27 राज्यों ने। इसमें सीधी सब्सिडी भी है, डायरेक्ट सब्सिडी जो सीधे दी जाती है बिजली दरों को कम रखने के लिए, और क्रॉस सब्सिडी भी है जिसमें शहरी उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए जानबूझकर बिजली महंगी की जाती है ताकि क्रॉस सब्सिडाइज किया जा सके। 75% सब्सिडी इसमें किसानों के नाम पे दी जाती है। ये ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़े और तमाम अध्ययन बताते हैं। बिजली वितरण कंपनियों के बुनियादी घाटे की मुख्य वजह ही यही है कि यह सब्सिडी जो दी जा रही है। केंद्र सरकार ने चुनावी सुविधा के आधार पर राज्यों में यह बिजली सब्सिडी का पूरा तंत्र चलने दिया हमेशा से, आज भी वही स्थिति है। बिजली वितरण कंपनियां 2.83 लाख करोड़ रुपए की बकायेदारी में दबी हुई हैं। अब बिजली उत्पादन कंपनियों ने उनको बिजली आपूर्ति में कटौती शुरू कर दी है। उनके कोटे के हिसाब से 25% 30% कम सप्लाई की जा रही है, क्योंकि ये पैसा इन्हें बिजली वितरण कंपनियों को देना है। अगर आप ध्यान से देखें तो सरकार के खाते में सबसे ज़्यादा बकायेदारी बिजली की सरकारों में पर ही है, यानी सरकार की ही कंपनी को सरकार अपनी तरफ से पैसा नहीं देती। अब वो जिनके कहने पर सस्ती बिजली बांटती है, चुनावी संभावनाओं में कोशिश करती है, वही सरकारें बाद में अलग अलग मंचों से बिजली में रेवड़ी पर स्यापा करती हैं और वो कहती हैं कि साहब बिजली तो फ्री नहीं, मुफ्त नहीं दी जानी। 27 राज्य सीधी सब्सिडी दे रहे हैं और ये आंकड़ा आपके सामने दिखाई देगा इस रिपोर्ट में। इस आंकड़े में आप देखिए कि सब्सिडी का शेयर कितना है अलग अलग राज्य में टोटल सब्सिडी का, जो अलग अलग कैटेगरी में दी जा रही है। ठीक है, सब्सिडी दीजिए आप अपने बजट से, लेकिन सब्सिडी देने के बाद डिस्कॉम्स को पैसा तो दीजिए जिससे कि वो बिजली वितरण उत्पादन कंपनियों को पैसा लौटा सके, कोयले का पैसा दिया जा सके जिससे कि बिजली की आपूर्ति बढ़ सके। यह आंकड़ा हमें सामने दिखाई देता है। सर तो फिर अब आप ही बताइए कि होना क्या चाहिए, तर्कसंगत क्या है? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि हमने आपको ये बताया कि जो सब्सिडी की पूरी बहस है वो किस तरह से परस्पर अंतर विरोधी, और भारत की राजनीति इन तथ्यों और सच के आधार पर बहस नहीं करना चाहती। दो तरीके। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें नीति आयोग, चुनाव आयोग और वित्त आयोग को बिठाया गया। यही 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं भारत की संवैधानिक रूप से। चुनाव आयोग चुनाव में की जाने वाली घोषणाओं की जो संवैधानिक और आर्थिक संभाव्यता है उसके बारे में फैसला ले सकता है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच रिश्ते तय करता है और नीति आयोग आमतौर पर सरकार की नीतियों में का थिंक टैंक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तीनों भी मिलकर ये जो रेवड़ियों का पूरा अर्थशास्त्र है या जो लोक लुभावन अर्थशास्त्र है इसे सुधार सकेंगे, क्योंकि ना तो कोई राजनीतिक दल पूरे बजटी ढांचे में बदलाव चाहता है गंभीर रूप से, और हम देख चुके हैं पिछले 7-8 साल में। अगर आप बजटों की स्थिति देखें चाहे केंद्र राज्य के, हमें गुणात्मक रूप से सरकारों के खर्च के तौर तरीकों में, उनके बजट के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। या तो कर्ज बढ़ता है या टैक्स बढ़ता है। अल्टीमेटली खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, घटता खरबूजा ही है। वही स्थिति बजटों की चिरंतन का मतलब पिछले 15-16 सालों से वैसे ही चली आ रही। लेकिन फिर भी अगर आप फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन या डिबेट ये मानना चाहें और राजनेता सचमुच गंभीर हैं कि ये रेवड़ियों की पूरी व्यवस्था खत्म की जानी चाहिए, तो इसके 2 रास्ते हो सकते हैं और ये 2 रास्ते सरकारों को स्वीकार करके करने चाहिए। हम इस मंच से अपनी इस चर्चा के आधार पर ये आप लोगों के विचार के लिए भी रखते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं अपने तौर पर क्या हों और सरकारें इस पर क्या राय लेती। अगर बजट को बर्बाद करने वाले जैसा शब्द सरकार के केंद्रीय स्तर से बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया कि नहीं बजट बर्बाद हो रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के पास पैसे नहीं हैं, अगर इस बर्बाद करने वाले खर्च पर ईमानदारी से काम होना, ईमानदारी इसमें महत्वपूर्ण शब्द है जिसे मैं दोहराता हूँ, ईमानदारी से काम होना है, तो सबसे पहले केंद्र और राज्य की स्कीमों, सब्सिडी और कंपनियों को मिलने वाली जितनी रियायतें हैं इनके एक पारदर्शी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होनी चाहिए। इतना बड़ा तंत्र है, वित्त आयोग को लगा दिया जाए, वित्त आयोग एक स्कीम को देखे कि उससे मिला क्या, हमें कितने लोगों को, कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स में जो रियायतें दी गई उससे कितने रोजगार आए,
आए, ये एनालिसिस हो, और इससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस स्कीम और किस सब्सिडी से किस लाभार्थी वर्ग की जिंदगी में क्या बदलाव हुआ, कितना बदलाव हुआ। और तभी हमें इन सवालों के जवाब शुभ मिल सकेंगे जो सबसे कठिन और जटिल सवाल हैं कि क्या किसानों को सस्ती खाद, सस्ती बिजली, सस्ता कर्ज, एमएसपी सब एक साथ देना चाहिए, या ये सारी चीज़ें जरूरी है, इनमें से कुछ चीज़ों को कम रखा जाना चाहिए, इसमें कोई बदलाव होना चाहिए। केंद्र सरकार की 700 से ज़्यादा स्कीमें और राज्य सरकारों की अनंत स्कीमों के बावजूद किसी सेवा में, सरकार की किसी सुविधा की गुणवत्ता में कितना इजाफा हुआ, कितना पैसा वहाँ डाला गया उस पाइप में, और उस पाइप से सर्विस की क्वालिटी के तौर पर कौन सी चीज़ें बदली, या कंपनियों को जो मिली जो रियायतें उनसे कितने रोजगार आए। और ये एनालिसिस बजटों के सालाना एनालिसिस का हिस्सा होनी चाहिए, जिसमें बजट में सरकारें बताएं कि उन्होंने पिछले 10 साल में इतना पैसा खर्च किया और मनरेगा के तहत किए गए लक्ष्यों का कितना बदलाव हुआ, और उससे क्या बाजार में डिमांड जनरेट हुई, क्या लोगों के जेब में पैसा पहुंचा और उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई। और अगर ये विश्लेषण होता है तो हमें फायदा देने वाली और फालतू स्कीमों की सूची अपने आप मिल जाएगी, अपने आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। देश को पारदर्शिता के आधार पर संसद को बताया जाए कि भाई ये फायदा टोटल 10,000 स्कीमों, 5,000 स्कीमों से ये 200 स्कीमें ऐसी जो बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें हमें देश के लिए ज़रूरी रखना चाहिए, और इसके आधार पर मेरिट और गैर मेरिट सब्सिडीज़ के नियम तय किए जा सकते हैं। दूसरा पहलू इसका ये कि इसके बाद जब आप ये तय कर लें कि कौन सी रेवड़ी विटामिन है और कौन सी रेवड़ी रिश्वत है, या कौन सी रेवड़ी वैक्सीन है और कौन सी रेवड़ी रिश्वत है, ये तय कर लें, उसके बाद आप राज्यों को अपनी तरह से खर्च करने की छूट दें फेडरल स्ट्रक्चर में। जैसे हमने राजकोषीय घाटे के लिए केंद्र सरकार ने और संसद ने राज्यों के बजट की एक सीमा तय की है कि राज्यों का राजकोषीय घाटा उनके खर्च की तुलना में एक निर्धारित सीमा से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कर्ज की सीमा तय की गई कि उतना कर्ज नहीं ले सकते। उसी तरह से यह तय कर दिया जाए कि उनके टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आधार पर नॉन मेरिट सब्सिडीज पर, या जो भी सब्सिडी जिस तरीके की सब्सिडी वो करना चाहते हैं उस पर खर्च की एक तय सीमा से। अब उसमें वो राज्य सरकार लैपटॉप बांटना चाहती है, वो सरकार उसमें लोगों को मुफ्त बिजली देना चाहती है, वो लोगों को मुफ्त वाईफाई देना चाहती है, यानी ये उस पर छोड़ दिया जाए, और उसके बारे में वो खर्च कहां से जुटाएगी, वो टैक्स लगाएगी लोगों के ऊपर या अपने बाकी खर्चों में कटौती करेगी, ये उसकी जिम्मेदारी। उसके लिए बजट के नियम तय किए जा सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो सकता है। तो पहली चीज है सब्सिडी के नए सिरे से पूरी पहचान और स्पष्ट रूप से देश को पता चले कि जिनके लिए टैक्स पेयर्स पर से पैसा लिया जाता है उनसे किसको कितना लाभ हो रहा है, और उसके बाद फिर राज्य सरकारों के बजटों पर से छोड़ दिया जाए। बिल्कुल जाला साफ कि भाई सबसे पहले जरूरी क्या है और खर्च इतना कर सकते हो, इसको जैसे चाहो खर्च कर लो, बकरी बांटो, लैपटॉप बांटो, मोबाइल बांटो या बिजली फ्री दो। सर आप अपनी बात को एक फिल्म के डायलॉग के साथ खत्म कर रहे हैं। हाँ, मैं इस पर चर्चा करते करते मुझे 1983 की एक फिल्म याद आ गई, स्कारफेस। ब्रायन डी पाल्मा की ये फिल्म थी और गैंगस्टर थीम पर बनी ये मूवी माना जाता है कि बाद के में कई पीढ़ियों की मूवीज़ को इस मूवी ने प्रभावित किया। इसमें जो लोग फिल्में देखते रहे हैं या हॉलीवुड फिल्में देखते रहेंगे उन्हें वो इस फिल्म को नहीं भूल सकते। अल पचिनो ने इसमें गैंगस्टर टोनी मोंटाना का रोल निभाया था, जो क्यूबा से जो रिफ्यूजीज आते हैं उनके बीच में आता है। और इसमें ये फिल्म बहुत सारी चीज़ों के अलावा अपने डायलॉग्स के लिए बहुत मशहूर थी। अल पचिनो का शानदार अभिनय तो था ही, इसमें मोंटाना के जो डायलॉग थे, तो मोंटाना उसमें एक डायलॉग बोलता है जो हमें सब्सिडी के बारे में समझ में आता है। हमने जॉर्ज ऑर्वेल से शुरू की थी, तो हम अल पचिनो और ब्रायन डी पाल्मा की इस मूवी से अपनी बात के डायलॉग से ख़त्म कर रहे हैं। वो बोलता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, अगर मैं झूठ भी बोल रहा हूँ तब भी सच बोल रहा हूँ। ये उसका डायलॉग है। तो जब तक केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ईमानदारी से अपने खर्च की एनालिसिस नहीं करते, हमें ये नहीं बताते कि वो जो हमारे नाम पर कल्याणकारी स्टेट चलाने की कोशिश चलाते हैं उससे हमें क्या लाभ होता है, तब तक ये सब्सिडी रेवड़ियों की चर्चा सब स्कारफेस मूवी के संवाद की तरह ही है, जो अल पचिनो ने या टोनी मोंटाना ने स्कारफेस में बोला था कि सारे लोग सच बोल रहे हैं, वो झूठ भी बोल रहे हैं, तो वो भी सच ही है। बिल्कुल। तो आज मुझे लगता है कि ये जो मुद्दा था वाकई ये बहुत ज़रूरी मुद्दा था, क्योंकि सारी राजनीति इर्द गिर्द इसी के घूम रही है। चाहे कोर्ट हो, चाहे सरकारें हो, चाहे थिंक टैंक हो, चाहे मंत्री हो सरकार के, वो सब यही जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि रेवड़ियाँ आखिर
हैं क्या। ये इकोनॉमिकम निश्चित तौर पर चर्चा के केंद्र में आएगा और मुझे लगता है कि इसके दर्शक कम से कम किसी भी मंच पे जाएंगे और जब ये बहस छिड़ेगी तो कम से कम तर्क रख सकेंगे, सही सवाल पूछ सकेंगे। सर, अब बारी दर्शकों के सवाल की जो पिछले इकोनॉमिकम में आए। पहला सवाल वेद प्रकाश जी का, वो ये जानना चाहते हैं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कब से बढ़ना शुरू होगा और ये फिर कब 600 बिलियन डॉलर, 600 अरब डॉलर पहुंच सकता है। लंबी, अब चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने वाली जो पिछली बार की सारी चीजें थी वो सब वापस लौट रही हैं। कच्चा तेल सस्ता हो तो आपका इंपोर्ट सस्ता होता है, मेटल सस्ती हों, मिनरल सस्ते हों तो इंपोर्ट पर खर्च कम होता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भारत के बाजार में विदेशी निवेश कितना बढ़ता है शेयर बाजार में, इस पर निर्भर करता है। तो अभी जो मौजूदा परिस्थिति, उस परिस्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार को खतरनाक स्तर तक गिरने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी कोशिश है। जब तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में जो ढांचागत बदलाव वो नहीं आते हैं, भारत के पास कोई बहुत बड़ा निर्यात नहीं होता या भारत के शेयर बाजार में यहाँ से बड़ी तेजी नहीं आती। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यहां समझना जरूरी है कि आज भारत का शेयर बाजार वापस तेजी के दौर पर में पहुंच गया है, लेकिन जब भारत का शेयर बाजार अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई से थोड़ा पीछे खड़ा हुआ है तो विदेशी मुद्रा भंडार सबसे बड़ी ऊंचाई से काफी नीचे और यह बड़ा फर्क है जो हमें भारत को हमेशा एक किस्म से जोखिम में वल्नरेबल रखेगा। तो अभी लंबा समय लगेगा विदेशी मुद्रा भंडार में वापस डॉलरों की आवक आने से, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर और दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर भी कई गहरी चिंताएं, कई दरारें हैं जिन्हें भरना जरूरी है। सर, शिल्पी अग्रवाल का सवाल है, वो ये जानना चाहते हैं कि लिथियम इतना ज़रूरी है तो इसमें निवेश कैसे करें, क्या इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है? लिथियम की ट्रेडिंग तो अभी हो नहीं रही। हमने बताया कि लिथियम की तो खदानें जहां हैं वहां देशों ने अपने यहाँ उनका नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया है। आप यही कर सकते हैं कि लिथियम का इस्तेमाल करने वाले जो उद्योग हैं उनकी कंपनियां, खासतौर से जो बैटरी बनाने वाली कंपनियां हैं या बैटरी बनाने वाली कंपनियों को बाकी कंपोनेंट या तकनीक प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, उनके स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि चूंकि अमेरिका में जब आप इसे देख रहे होंगे तब उस फैसले को करीब 3 से 4 दिन बीत चुके होंगे। अमेरिका की में जो बाइडेन ने, डेमोक्रेट्स ने अपना सबसे बड़ा कानून पारित किया है जिसमें जो नई ऊर्जा है या जो अक्षय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके लिए काफ़ी सब्सिडीज़ दी गई हैं। तो इससे लिथियम की डिमांड में भी बढ़ोतरी होगी, बैटरीज़ की डिमांड में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अमेरिका बहुत तेज़ी से इस मामले में निवेश करेगा। तो अगर बैटरी से जुड़ी हुई कंपनियों में आप निवेश करें तो शायद वहाँ बेहतर रिटर्न आ सकते हैं। विष्णु संदेशा का आखिरी सवाल जो मैं ले रहा हूं आज का, विष्णु संदेशा जी का, वो कहेंगे 20 साल बाद ओपेक देशों की अर्थव्यवस्थाओं का क्या होगा अगर पूरी दुनिया में तेजी से ईवी बढ़ रहे हैं? हमने इस पर विस्तार से विष्णु जी एक पूरा शो किया था। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाएंगे यूट्यूब पर तो आपको एक पूरा कंप्लीट इकोनॉमिकम का शो मिलेगा जहां हमने ओपेक देशों की अर्थव्यवस्थाएं, तेल की कीमतों के उनके असर पर गहराई से चर्चा की थी। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक वाहनों की क्रांति थोड़ा लंबी खिंचेगी। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बैटरी से एक कदम और पीछे ले जाएं, क्योंकि बैटरी तो अल्टीमेटली एनर्जी के स्टोरेज का माध्यम है। एनर्जी आएगी कहाँ से? हम कोशिश करेंगे कि हम कोयले पर भी इकोनॉमिकम पे चर्चा करें कि, और कुछ लोगों ने बताया भी कि कोल का पिछले 3 साल में, 2 साल में, और खासतौर से पिछले 8-9 महीने में दुनिया में कोयले की पूरी अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव हुआ और कैसे ये एक धिक्कारा गया, नकारा गया और दुनिया को बदसूरत करने वाला जो ईंधन है वो वापसी कैसे कर रहा है। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे शायद आपसे, तब हम समझ पाएंगे। लेकिन जब तक बैटरी सस्ती नहीं होती, इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते नहीं होते, बिजली की आपूर्तियां और बिजली के नेटवर्क मॉडर्न नहीं होते, क्योंकि बिजली के नेटवर्क तो अभी उद्योगों और घरों को बिजली देने के लिए बनाए गए, गाड़ियां चार्ज करने के लिए नहीं बनाए गए जितनी डिमांड गाड़ियों की चार्जिंग की होगी, तब तक तो ओपेक देशों के दिन अच्छे चलते ही रहेंगे। और इसलिए उसकी तैयारी में है ओपेक देश की तैयारी में कि जब तक डिमांड खत्म होती है, गिरना शुरू होती है कच्चे तेल की, तब तक वो अपने रिजर्व्स इस तरह से तैयार कर लें कि वो अपने ट्रांजिशन में अगले स्तर पर चले जाएं। पर वो आप इकोनॉमिकम जो हमारे प्लेलिस्ट पर उसे देखना ना भूलें, वहाँ आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और क्या संभावनाएं हैं ओपेक देशों के लिए अगले 1 दशक में, इस पर भी हमने विस्तार से आंकड़ों के साथ चर्चा की है। चलिए, तो ये हो गए आपके सवालों के जवाब। अब आपको अंशुमान जी से पूछ के बताते हैं, उनसे पूछने सर एक शानदार किताब बताइए जो छुट्टियों में पढ़ी जा सके। एक किताब मैंने पिछले आपको बताई थी, मैं लगभग उसको पढ़ के ख़त्म कर चुका हूँ, चाइनीज़ स्पाइस पर। थोड़ी सी अनोखी सी दुर्लभ सी किताब है। इस हफ्ते मेरे पास किताब आई जिसको मैंने पढ़ना शुरू किया है, ये तोमा पिकेटी की
बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इक्वलिटी। जो लोग इकोनॉमिक्स को करीब से पढ़ते रहते हैं वो थॉमस पिकेटी के नाम से परिचित होंगे। उनकी पुस्तक कैपिटल पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा में रही थी। इनइक्वलिटी का, आर्थिक असमानता का अध्ययन करने वाले वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं। उनकी किताब आई है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इक्वलिटी। छोटी सी किताब है लेकिन इसमें आर्थिक असमानता के साथ आर्थिक बराबरी के ऐतिहासिक आयामों को और वर्तमान आंकड़ों को समझा गया। मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। अगर आप अर्थव्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, इनकम इनइक्वलिटी में दिलचस्पी रखते तो थॉमस पिकेटी की किताब पढ़ने लायक है। चलिए अब बात आपकी इनकम की। सर, इनकम के सेगमेंट में आज आप कौन से शो के बारे में बताएंगे? कुछ हल्का फुल्का कोई शो बताइए। कॉमिक जैसा कौन सा शो है हमारा जिसके रास्ते हम लोगों को कमाई, खपत, बचत, निवेश सब कुछ बताते हैं? हम लोग ये सोच रहे हैं शुभम कि अब कॉमिक को पहले एक दिन पहले ऐप के दर्शकों को उपलब्ध कराया जाए यूट्यूब की जगह, क्योंकि कॉमिक हमारा ऐसा शो है। हमने एक मनी कॉमिक ईजाद किया हमारी टीम ने। हमारे डिज़ाइनर हैं प्रतीक जी और बाकी लेखक हैं, जहां हम आपको पर्सनल फिनांस के और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर कुछ पात्रों की बेहद दिलचस्प देसी टाइप के बहस सुनवाते हैं। आपको वहाँ एक गुल्लू गुप्ता जी मिलेंगी जो चाय की दुकान पर हमेशा महंगाई को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। वहाँ एक रामू है जो उनके बीच में अपनी छौंक लगाता है। वहाँ एक बहुत ज्ञानी बुआ जी हैं जो हमेशा पर्सनल फिनांस की ज्ञानी के बारे में इस बार भी बुआ जी नई चीज़ें, और इस बार भी बुआ जी आपको बीमा का एक बड़ा दिलचस्प सूत्र देने वाली हैं। तो मनी9 का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड करिए और अर्थव्यवस्था जो कि सबसे कठिन और बोझिल मानी जाती है उसे मनी9 की मनी कॉमिक के सहारे समझने की कोशिश करिए। बहुत आसानी से हंसते हुए, गुदगुदाते हुए, और जानने की कोशिश करिए कि क्या आपका एजेंट आपको गलत बीमा तो नहीं बेच रहा है। बुआ के साथ बुआ, एजेंट बेचने वाला, बीमा बेचने वाले मौसा और बुआ की भतीजी के बीच में चर्चा के तौर पर वो मनी9 के ऐप पर आपको उपलब्ध है। और बिल्कुल इसका हर एपिसोड अपने आप में नायाब है, अपने आप में बेहद खास है। आप देखते जाइए और अपनी समझ की परतें खोलते जाइए। निवेश से जुड़ी, बचत से जुड़ी हर वो समझ, हर वो सीख, हर वो दृष्टि आपको मिलेगी जो आपकी समझ को और बेहतर करेगी। सर, अब चलते चलते बस किस्सों के सिक्के से और पर्दा उठाइए। वहां इस बार कौन सा इतिहास का किस्सा है? किस्सों का सिक्का हमेशा की तरह इस बार भी बेहद खास है। आज़ादी का अमृतकाल है, 75 साल पूरे हुए। हमने कई जगह अलग अलग उत्सव देखे, पर समुद्रों में, भारत के और भारत के आसपास के समुद्रों में एक बहुत अनोखा उत्सव हुआ। भारत से कुछ मेहमान दुनिया के अलग अलग बंदरगाहों पर गए और भारत के बंदरगाह पर एक बड़ा मेहमान आया, और उस मेहमान ने और इस आवाजाही ने आज़ादी के 75वें साल में भारत में आए हुए एक मेहमान की, जो कि इस समय भारत के में एन्नोर के पास शिपयार्ड में है, और भारत की तरफ से दुनिया में गए भारत के जंगी जहाज़ों ने भारतीय शिपिंग के शानदार इतिहास को हमें दोबारा याद कराया कि दुनिया में सबसे बड़े देश का, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का और सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रगीत जिस जहाज़ पर लिखा गया था वो भारत के शिपयार्ड में बना था। आप इस बार किस्सों के सिक्के में जानने की कोशिश करिए कि भारत दुनिया को कपड़ा या काटन या सिल्क निर्यात नहीं करता था। भारत एक दौर में दुनिया की शिपिंग इंजीनियरिंग के गढ़ पर बैठा था, और वो इंजीनियरिंग अपने को दोबारा वापस ला रही है। और क्या हो रहा है इसे जानने की कोशिश करिए। कुछ चेहरे, कुछ नाम जिनके बारे में आप सुनते रहते हैं, उनके इतिहास को जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि भारत के उन दशकों में क्या हुआ था। बिल्कुल। तो कौन से बंदरगाह हैं, कौन मेहमान हैं, क्या है किस्सों का सिक्का, आज शाम 9 बजे देखना ना भूलिए। फिलहाल ये थी हमारी आज की पेशकश। सर, बहुत शुक्रिया। आपकी अगली किस्त का इंतजार रहेगा अर्थात की। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अपने सुझाव, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में तत्काल भेजिए। और चलते चलते फिर आपको याद दिला दूं, मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिकम अब आपको पहले और जल्दी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मनी9 के मोबाइल ऐप पर। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।